Hi, welcome to my YouTube channel Education Tab. This is Zahir Abbas, your mentor. Today, I start a new series of chemistry, and in today's lecture, I will discuss some concepts and some crux of the first chapter, that is some basic concepts of the chemistry, 11th chapter number 1. And after completion of this, I will come with the MCQ of the same chapter. I will try my best to run this series also along with the already existing series of the physics, and after completion of the physics we will completely move toward the chemistry series. Hope this will benefit you and you will enjoy this series. So without any further delay, let's start today's lecture, the first lecture of the chemistry, that is some basic concept of chemistry. Guys, note one thing. At the beginning, I will give you a disclaimer that whatever I think is relevant for this exam, that is below NEET level, those things I try to mention here. These are some important crux of the chapters. After understanding this lecture, you will go for the detailed or explanatory form from the books and whatever the sources you have consulted. ठीक है, I try to just give you the crux and the important topics here. Let us start with the lecture. तो आज का लेक्चर जो हमारा है दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री. ओके गाइज, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ मैंने आपके सामने कुछ यूजफुल कन्वर्जन्स लिखे हैं. जैसे 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर. उसके बाद 1 pm लिखा है मैंने, तो इसको पढ़ते हैं पिकोमीटर, PICO पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻12 के बराबर. ओके, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है. 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं या टॉर बोल सकते हो आप. ठीक है, और फिर 1 कैलोरी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 4.184 जूल के बराबर. 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ज के बराबर. ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जेंस मैंने मेंशन किए हैं. और फिर एक ऑर्डर लिखा है कि कैलोरी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जूल, फिर अर्ज, फिर ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये सारे कैलोरी हो, जूल हो, अर्ज हो, ईवी हो, ये सारे के सारे यूनिट ऑफ एनर्जी है. याद रखना, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी है. ओके, ठीक, चलिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, एटॉमिक मास क्या होता है. देखो, आर मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल. जैसे कार्बन है ना, उसका एटॉमिक मास हम 12 लिखते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट AMU. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. ओके, इसी तरह एक एटम का लिखा मैंने. उसके बाद मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया NH3. NH3 का होता है 17 AMU. आप जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हम लिखते हैं 17 और हाइड्रोजन का लिखते हैं गाइज 1, लेकिन इस पे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 × 3 करेंगे तो 14 लिखते हैं नाइट्रोजन का, तो 14 + 3 हो जाएगा 17. ओके, ठीक है, नाइट्रोजन का 14. चलिए उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास. देखो, ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है. जब आप एटॉमिक मास को किस में, ग्राम्स में लिखते हो, किस में लिखते हो,
ग्राम में लिखते हो उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। क्लियर? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, तो जैसे कार्बन का मैंने लिखा है क्या 12 लिखा है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 लिखा है, अमोनिया का 70 लिखा है, और यहाँ पे मीथेन का 16 लिखा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 98 लिखा है। अगर इसमें से हम एक किसी को भी उठाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं H2SO4 में, इसको बताऊंगा कैसे लिखा है। मैंने CO2 लिखा, कार्बन की जगह आप क्या लिखते हो एटॉमिक मास उसका 12, फिर ऑक्सीजन का लिखते हो गाइस कितना 16, लेकिन 16 में कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 2 32, 12 तो यहाँ जो आएगा 12 प्लस 32 किसके बराबर बनेगा 44, तो ये इसका हमारे पास 44 ग्राम्स आ गया, लिखा हुआ ना 44। ओके, उसके बाद H2SO4 का सिमिलर वे में आप करोगे 98 आता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज डेफिनेशन ऑफ मोल, डेफिनेशन ऑफ मोल। ठीक है, मोल क्या है एक्चुअली, देखो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटॉप इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं या मोल कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, कितने एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। कार्बन आइसोटॉप्स को ही एज ए रेफरेंस लिया था और उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को डिफाइन किया है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम मोल्स निकालते हो, अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल का डेफिनेशन अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूँगा मेरे पास अगर है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे। तो गिवन मास कितना मुझे 22 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता है। तो 22 1 ज़र होता है 2 ज़र 44, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोल्स आपके कार्बन के निकल गए। ओके, ये कार्बन के कितने मोल्स निकले 0.5, गॉट इट। उसके बाद एक मोल में कितने एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, याद रखना एक मोल में। देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। जैसे आपने मोल्स निकाल दिया ना, फिर मोल से आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो आपको जो भी मोल है उसको मल्टीपल करना पड़ता है एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है ये 1 मोल मैंने लिखा ना, 1 मोल में कितना होता है 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं या कुछ भी आगे आपसे पूछा गया हो। अच्छा, अगर यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा इफ इट इज अ गैस, अगर ये गैस होगा तो 1 मोल ऑक्यूपाई, एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा, दैट इज 1 मोल कितना हो किसके बराबर होगा। तो एक मोल का जो वॉल्यूम मैंने क्या बताया आपको कितना होता है 22.4 लीटर, याद रखना है अगर ये गैस है। ठीक है, वॉल्यूम एट STP, ये STP क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसलिए टेम्परेचर कितना ले लेते हैं हम स्टैंडर्ड वहाँ पे 273 केल्विन, और प्रेशर कितना ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपने गाइस याद रखने हैं। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है वेपर डेंसिटी। एक्चुअली वेपर डेंसिटी क्या है, इसका अगर डेफिनेशन देखोगे, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर्स to the density of hydrogen at a similar pressure and temperature। तो वेपर डेंसिटी का ये छोटा सा डेफिनेशन आप याद रखोगे। वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर्स टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर में। किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी अगर निकालना तो उसका डेंसिटी ऑफ वेपर्स देखोगे, जैसे जितना भी टेम्परेचर हो, और उसी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का क्या क्या डेंसिटी है, उसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, मोलर मास और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन होता है, आप याद रखोगे ये फार्मूला, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। ओके, तो इसके बेस पे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ लिया है गाइज, अगर आपको इसको मास्टरी कर लोगे तो मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब ये जी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जे लिखा है ग्राम, जैसे ये है गिवन मास मेरा, ये है मेरा गिवन मास।
अब गिवन मास को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, देखो एरो आगे दिखाया है ना, तो इसका यहां मैंने लिखा है क्या है, ये डिवीजन, ठीक है। तो आगे जैसे जाओगे तो इसको मैंने लिखा है यहाँ डिवाइड, मतलब जब आप गिवन मास को क्या करोगे गाइस, डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास से, मोलर मास से डिवाइड करोगे, यू गेट एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो फार्मूला भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब नंबर ऑफ मोल्स पे जब पहुंच गए, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपने क्या किया, जैसे नंबर ऑफ मोल्स से आप आगे गए, मल्टीपल किया, किसको, मल्टीपल किसको किया, एवोगाड्रोस नंबर को, अगर तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिया। अगर आप इसी नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दोगे 22.7 लीटर से, 22.7 लीटर क्या है, ये वॉल्यूम है, तो आपको निकल जाएगा उसका वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है। ओके, समझ आ रही है ना। अगर देखो इसी नंबर ऑफ मोल्स को अगर ऊपर जाओगे, आप डिवाइड करोगे किससे, वॉल्यूम से, तो आपकी मोलैरिटी निकल जाती है। क्या निकलती है, मोलैरिटी। समझ आ रही है। बस इस चार्ट को दिमाग में एक बार बिठा लेना है, तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। ओके, अब रिवर्स भी हो सकता है, आपको नंबर ऑफ एटम दिया पहुंचा है इतने, जैसे मैं पूछ लूंगा आपसे, सपोज करो मैं आपको पूछता हूं 3 एटम्स जो है CO2 के, उसका मास कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। क्या, चलो क्वेश्चन से ही करवाता हूं आपको मैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मेरे पास 3 एटम्स है किसके, CO2 के, बताओ उसका मास कितना होगा। इसका मतलब आप कहां पे खड़े हो, यहां पे 3 एटम्स पे। आप क्या करोगे, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दोगे उसको, मतलब आपने किया 3 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप कहां पहुंच गए, मोल के पास। अभी आपको पहुंचना है यहां पे, तो आप पीछे आओगे, ये देखो एरो दिखाया है, मल्टीपल करोगे इसके मोलर मास से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमने देखा था, मोलर मास हो मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, 44, तो मल्टीप्लाई बाय 44 गाइस। तो ये जब करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपका गिवन मास निकल जाएगा। समझ आई मेरी बात। इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में दिखाया है, बताया है कि भाई आपके पास CO2 जो है इसका 22 ग्राम्स जो है सपोज करो मास है, तो इसकी मोलैरिटी निकालो, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको गिवन मास है, सबसे पहले यहां देखो, आपको जाना यहां है, लेकिन क्या डायरेक्ट कोई रास्ता है, नहीं है ना डायरेक्ट रास्ता। आप क्या करोगे, यहां से आगे जाओगे, मोल्स के पास पहुंचोगे, तो आप क्या करोगे, 22 को डिवाइड करोगे मोलर मास से, मतलब 44 से। फिर ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हो, वॉल्यूम को मल्टीपल करते हो। किसको मल्टीपल करोगे गाइस, वॉल्यूम को। अब दिया है कितना होगा, इतने ग्राम्स और इतने लीटर, कुछ न कुछ वॉल्यूम दिया होगा इसका, तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करोगे तो आपकी मोलैरिटी निकल जाएगी। कहने का मकसद क्या है कि इस चार्ट को अगर आप याद रख सकते हो, तो आराम से हर टाइप का क्वेश्चन आप निकालोगे। ओके, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने साथ साथ यहाँ पे लिख लिया कि N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, V का मतलब है वॉल्यूम एट STP, G का मतलब होता है मास इन ग्राम्स, M कैपिटल M मोलैरिटी है, और एवोगाड्रोस नंबर है। ओके, ये पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, बस यही डिमांड एग्जामिनेशन की है। अब गाइस हमारे पास एक है लिमिटिंग रीजेंट। क्या होता है, देखो कोई भी सबस्टेंस, मेरे पास एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है अब हो सकता है मैंने एक रिएक्टेंट मेरा, जब A और B आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो इसमें से हो सकता है A पहले ख़त्म हो गया और B अभी प्रेजेंट है, लेकिन A ख़त्म हो गया मेरा। तो जो रिएक्टेंट पहले एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड फर्स्ट, उसको हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं। रिएक्टेंट विच गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट, पहले खत्म होने वाला रिएक्टेंट हमें लिमिटिंग रीजेंट माना जाता है। अब कैसा लिमिटिंग रीजन को आप फाइंड करोगे, ये कुछ स्टेप्स है, ध्यान रखोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले आपने क्या करना है, कन्वर्ट ऑल द डाटा इनटू मोल्स, मतलब चाहे आपका गिवन मास दिया, परसेंटेज दिया, क्या दिया, उसको मोल में कन्वर्ट करना सबसे पहले। उसके बाद
जो मोल्स होंगे उसके बाद उसको डिवाइड करना है, डिवाइड द मोल विद देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिव। मतलब मेरे पास अगर दिया है, ये दिया था एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू, मतलब गिव्स अस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट देता है। अब ये जो x जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a है और y जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b है गाइस। अगर मुझे लिमिटिंग, पहले a को मैंने कन्वर्ट कर दिया मोल में, सपोज करो a को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब a मोल आ गया। अब उसको डिवाइड में x से करूंगा तो ये वाला मेथड हो गया। उसके बाद a को भी डिवाइड करूंगा और b को भी डिवाइड करूंगा y से। इन दोनों में से देखूंगा मिनिमम रेशो किसका आता है। जैसे इसका आ जाएगा, समझो इसका आ जाता है m और इसका आ जाता है n, कुछ भी वैल्यू आएगी m और n। अब मुझे बताओ, अगर हमें पता है m जो है ज़्यादा है n से, उसका मतलब n हमारा लिमिटिंग रीजन हो गया। फिर तो इस तरह से हम लिमिटिंग रीजन को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? फिर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है ऐसा फार्मूला जो डिपिक्ट करता है, डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए वन मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैंने ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पे लिखा है C6H12O6। ओके, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब 6 कार्बन है, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 6 हैं, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गाइस। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन देयर सिंपलेस्ट रेशो। अब देखो मैंने क्या लिखा पहले, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा ग्लूकोज का, क्या मतलब जो है C6H12O6 लिखा ना। अब क्या करता हूं मैं, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाऊंगा। एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो C6 था एक टेबल पड़ा, मतलब 6:12:6 था। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 1 ज़र 6, मतलब कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन मेरे पास 6, हाइड्रोजन मेरे पास 2 आया और ऑक्सीजन मेरा 1 आया। तो ये CH2O, चाहे 1 आप लिखो या ना लिखो, ये मेरा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया, क्योंकि इसी का मैंने सिंपलेस्ट रेशो देखा। इनका कॉमन डिवाइड क्या है, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 1 ज़र 6। एक कॉमन नंबर से जो डिवाइड हो जाएंगे उसको सिंपलेस्ट रेशो कहते हैं। तो ये बन गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला भी आपको पता लग गया। अब आपके पास होता मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में एक रिलेशन याद रखना है गाइस, ये वाला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लिखते हैं इसको एक्चुअली, इनटू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास। ओके, तो ये वहाँ से निकल जाएगा। और एक रिलेशन होता है, कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.4 के बराबर अप्रॉक्स होता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऐसे लिखा, अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रॉक्स होता है। तो अगर हो सकता है कभी आपको दे दिया एटॉमिक वेट, बताया इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो एटॉमिक वेट पूछा हो मेटल का, तो याद रखना ये एक रिलेशन है हमारे पास, तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद गाइस कंसंट्रेशन की बात करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होंगे, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का अगर ऐसा यूनिट देखोगे ग्राम पर लीटर होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इट्स अ ग्राम पर लीटर। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास काफ़ी मेथड्स है, वेरियस मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो काफ़ी तरीके हैं, जैसे मास परसेंटेज है, मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, ppm है। तो दीज आर द मेथड्स, ये सारे नाम याद रखने हैं अपने। ये मेथड्स होते हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं एक एक को एक्सप्लेन कराऊंगा। सबसे पहले मैं मास परसेंटेज उठाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इसके लिए डेलिबरेटली कोई स्लाइड ऐड नहीं की है, मैंने सोचा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करवाता हूँ। मास परसेंटेज, मास परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब मेरे पास अगर A और B दो किस्म के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स है किसी भी, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो ये मेरी सॉल्यूशन बन गई। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ मास परसेंटेज
ऑफ ए लिखो क्या है, तो आप कैसा फार्मूला लिखोगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया गाइस मास परसेंट ऑफ ए। इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ बी अगर लिखोगे, इसका लिखोगे फार्मूला मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये याद रखना। तो ये फार्मूले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, मुझे अगर एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं आपको, इसका मतलब क्या है, मैं बोलूँगा अगर ये 5% बाई मास है, 5% बाई मास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 5% बाई मास का मतलब कि मेरे पास कोई 100 ग्राम्स है सोल्यूशन की, ठीक है ना। इस 100 ग्राम में से 100 में से मुझे 5 ग्राम्स सल्यूट है, 5 ग्राम्स ए इज, मैं लिखता हूँ ए इज 5% बाई मास, 5 ग्राम्स ऑफ ए है। मतलब अगर ये चीज़ ए बी से बनी हुई है, इसमें 5 ग्राम आपका ए आ गया, तो 100 में से 5 निकालो, 95 ग्राम्स आपके बी आ गए। ये होता है। कभी अब दवाई वगैरह जो आपका सिरप होता है ना, उसके बाहर देख लेना, लिखा होता है 5% बाई मास, 3% बाई मास, 10% बाई मास, ठीक है ना। तो ये था मास परसेंटेज का कंसेप्ट। ओके गाइज, उसके बाद हमारे पास आता है मोलैरिटी। सेकंड आती है मोलैरिटी। सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved per liter of solution, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये है आपका मोलैरिटी का डेफिनेशन। गाइज इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी में लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात है, ग्राम मोल्स लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, माइक हिल गया था गाइस, सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका मोलैरिटी का डेफिनेशन। अब आप क्या करोगे, अगर मोलैरिटी इफ वॉल्यूम इज इन ml मिलीलीटर होगा, तब क्या करोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर होगा ना गाइस, ml में मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आपके फार्मूले बन गए। ओके, ये आपका फार्मूला बन गया किसका, मोलैरिटी का। किसका फार्मूला बना, मोलैरिटी का। अब देखो और भी कुछ पॉइंट्स में ऐड करूंगा गाइज। इसमें मोलैरिटी में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, इसका मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से मोलैरिटी में चेंज आती है। तो बस शॉर्ट में याद रखो, मोलैरिटी जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारे पास मोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, बस ध्यान रखना, इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution,
ठीक है। अब ये इसको डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान रखना बस। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वही फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मिलीलीटर होगा तो 1000 से मल्टीपल। लेकिन आपको मैं सिखाऊं ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ग्राम मोल्स तो आपको पता है ना, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे शो करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे, वो कैसे निकालेंगे हम ये, ठीक है ना? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, देखो मोल्स के केस में हम लिखते थे गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? ई क्यू मीन्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इसको हम निकालते हैं गिवन मास। एक मिनट गाइस, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे ये जो इक्विवेलेंट मास है, ये किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब देखो गाइज, ये जो एसिडिटी है, एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फर्निश बाय बेस। एक बेस कितने OH पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस देगा। और बेसिसिटी, देखो एसिडिटी बेस की होती है और बेसिसिटी एसिड की होती है, याद रखना। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस फर्निश या प्रोड्यूस लिख सकते हो आप, फर्निश आर प्रोड्यूस बाय एसिड। ओके, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूं आपके साथ। यहां पे मैंने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। गाइज आप सबको पता है ये एसिड है। जब ये ब्रेक होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में, इसका मतलब क्या है? यहां पे देखो इसने 2H पॉजिटिव आयंस दिए, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी जो है हमारे पास, बेसिसिटी जो है इसकी 2 है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, अगर किसका? इसी का। तो इसका इक्विवेलेंट मास किसका? H2SO4 का कितना आएगा? अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 होता है। तो मॉलिक्यूलर मास 98 लिखा, डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी लिखी डिवाइडेड बाय 2, तो ये काटोगे इसका 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका? H2SO4 का क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास क्या? 49। समझ आया? तो इस तरह से हम इसको मालूम करते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट करो पास करके एज यू लाइक, ठीक है। तो ये था हमारे पास नॉर्मलिटी। अच्छा, और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कराऊंगा यहाँ पे कि ये जो नॉर्मलिटी है इसमें भी देखो वॉल्यूम का कंसेप्ट है गाइस। तो जहाँ वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है इसका मतलब नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पे डिपेंड करती है। ओके, बस काफ़ी फैक्ट्स है, तो अगर ये याद रख लोगे अच्छी तरह से तो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। क्लियर? नॉर्मलिटी के बाद हमारे पास मोलैलिटी है, और एक टर्म आती है तीसरी, दैट इज मोलैलिटी। चौथी टर्म है, सॉरी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या मतलब है? इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं गाइस। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स
ऑफ सल्यूट dissolved पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बस देखो यहां पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे क्या आ रहा है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर लीटर आता था। मोलैलिटी के केस में वेट आता है। तो इसका मतलब मोलैलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके गाइस, अगर यही वेट ग्राम्स में होगा, व्हेन वेट इज इन ग्राम्स, तब क्या लिखोगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम्स, लिखा वेट इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट लिखा रहा हूं, देखो यहां पे वेट की बात है, तो जहां पे वेट है वॉल्यूम तो नहीं है ना। अब इसका मतलब मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो इसके साथ ये मोलैलिटी हो गया। अब हम करते हैं आगे, दैट इज नेक्स्ट, वो है मोल फ्रैक्शन। अब हमारा जो अगला है दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो गाइस, मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर आपके पास एक कंपोनेंट ए है प्लस बी है, उससे आपका कोई प्रोडक्ट या सोल्यूशन मिलती है। ओके, अब इसके जो मोल्स है Na है नंबर ऑफ मोल्स, और इसके मोल्स कितने हैं? Nb है नंबर ऑफ मोल्स। तो याद रखना मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम x से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मुझे मालूम करना है, तो क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फार्मूला हो गया मेरे पास। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूंगा अगर मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फार्मूला हो गया। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और याद रखना सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, चाहे जितने भी मॉलिक्यूल्स हो हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हो, ऑलवेज 1 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन में भी गाइस जब आप मोल्स निकालोगे ना, मोल्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? चलो एक बार फिर भी बता दूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ही इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं वॉल्यूम तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी जो है, मोल फ्रैक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, तो कभी कभार आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे याद रखना मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एंड द नेक्स्ट दैट इज पीपीएम, हमने देखा था पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। गाइज जब आपकी सल्यूट की कंसंट्रेशन वेरी मिन्यूट अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो किस में? पीपीएम में। तो पीपीएम का फार्मूला क्या है? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये याद रखना, इतना हो, ये पीपीएम का फार्मूला है। और जैसे आपके पास व्हीकल्स अगर है, तो आप अपना एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँगा, आपकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो बनाते हो आप, पोल्यूशन सर्टिफिकेट,
उसमें देखना ppm में आपकी वो लिखा होता है कंसंट्रेशन वगैरह। तो ये थे कुछ वेरियस मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके गाइज, तो इसके साथ मैंने थोड़ा और एडिशनल इसमें ऐड किया है। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटोनी लेविजर ने दिया है, याद रखना है। क्या बता रहा है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपने। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रोस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डल्टन ने दिया है। लॉ ऑफ गैलोसिक लॉ जो है, मतलब लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गैलोसिक ने दिया है। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रो ने दिया है। ये सारे आप पढ़ लोगे और थोड़ा सा यहाँ से ये पढ़ लोगे गाइज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये 2 3 4 पोस्टुलेट्स है, ये नोट कर लोगे। तो इसके साथ ही आई थिंक ये वाला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। अब इसके जो एमसीक्यू एक लेक्चर आएगा तब आप आराम से इसको अप्लाई करोगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।